हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अगेन वेलकम बैक करता हूं आप सभी का इनोवेशन एकेडमी के एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 3 ट्वेल्थ बायोलॉजी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का फर्स्ट पार्ट। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले रैपिड रिवीजन के थ्रू। तो बच्चों, लास्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए थे? 3 टॉपिक और केवल 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे। बाकी रिमेनिंग 3 टॉपिक, हालांकि पहले 2 टॉपिक बड़े थे, बाकी 3 टॉपिक छोटे हैं। तो बचे हुए 3 टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और इनफर्टिलिटी, ये 3 टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं रैपिड फायर। हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम लगने वाला है, फटाफट इसका रिवीजन हो जाएगा, देन फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अगले चैप्टर की ओर। लास्ट क्लास में हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए थे, केवल एक चीज़ छूट गई थी, जो डायग्राम बने हुए थे, पिक्चर्स दिए हुए एनसीईआरटी ने, वो सारे पिक्चर्स हमने डिस्कस नहीं किए थे, केवल वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी देखा था। चलिए, तो ये 3.1 ए बी डायग्राम जो है वो कॉन्डोम और फेमिडोम के डायग्राम है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। कुछ डायग्राम नंबर 3.2 कॉपर टी का डायग्राम दिया हुआ है। उसके बाद इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स कुछ नहीं होते, छोटे से स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हॉर्मोन्स फेल्स होते हैं। इनको बॉडी में बॉडी के स्किन के नीचे इनको फिक्सअप कर दिया जाता है, जिससे ये धीरे धीरे जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें हार्मोन रिलीज़ करते रहते हैं, और इससे आप क्या कर सकते हैं, डेली पिल्स लेने से बच सकते हैं। पिक्चर्स से वो हमने देख लिए। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ गए हैं। चलिए स्टूडेंट, फिर आज के हमारे जो कोर टॉपिक्स हैं उन पर आते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक 3.3 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। एमटीपी होता क्या एक्चुअल में? एनसीईआरटी ने बहुत सिंपली क्लियर कट एक लाइन में लिखा हुआ है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस एबॉर्शन। तो एक तरह का इंड्यूस एबॉर्शन है, जानबूझ के कराया जाने वाला एबॉर्शन है, और ये फुल टर्म से पहले होता है। फुल टर्म से पहले मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले जनरली कराना होता है। इंटेंशनली होता है, जानबूझ के करने वाला, कराए जाने वाला, और ये लीगल भी होता है। नियर बाय 45 to 50 million MTP आर प्रेफर्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। मतलब दुनिया में 5 में से 1 प्रेगनेंसी क्या की जा रही है, टर्मिनेट की जा रही है, किसके थ्रू? एमटीपी के थ्रू। 45 to 50 million एमटीपी के केसेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें एमटीपी की, तो एमटीपी अपने आप में एक डिबेट का टॉपिक है। कई सारी जो कंट्रीज़ होती है इमोशनल, इथिकल, रिलीजन और सोशल इशूज़ के कारण इसको लीगल नहीं करना चाहती है, लेकिन ऑब्वियसली कई कंट्रीज़ में इसको लीगल किया गया। उनमें से एक इंडिया भी है। 1971 में इंडिया गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, लीगलाइज कर दिया गया। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? इससे क्या हो सकता है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे बचा जा सकता है। अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स का जो फेल्योर है, उस केस में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो उस केस में आपको एमटीपी की परमिशन मिल सकती है। इसके अलावा रेप के केसेस में भी एमटीपी के थ्रू प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। या फिर कई बार ऐसे भी केस होते हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से बेबी को और मदर को या फिर दोनों को जान का खतरा होता है, बहुत लीथल प्रेगनेंसी होती है, तो उस कंडीशन में भी एमटीपी की परमिशन मिल सकती है। और एमटीपी से ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल तो होता ही है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के मीन्स के लिए एमटीपी नहीं बनाया गया, ये चीज़ याद रखना है। उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसमें ये सेफ़ होता है, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब वही है पहले 12 हफ्तों की बात हो रही है। उसके बाद आगे चलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कुछ केसेस में एमटीपी हो सकता है, लेकिन वो रिस्की होता है। अगर हम बात करें एमटीपी की, तो एमटीपी को जो इलीगली और अनक्वालिफाइड जो मेडिकल टीम होती है, अगर वो करती तो ऑब्वियसली इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ये उतना सेफ नहीं होता है, डेंजर भी हो सकता है। एमनियोसेंटेसिस के बाद, सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद अगर फीमेल फीटस है और उसके केस के लिए एमटीपी कराया जाता है, फीमेल फिटिसाइड के लिए एमटीपी कराया जाता है, तो ये तो टोटली इलीगल है। एमटीपी को लेके साइड में भी एक ब्लॉक दे रखा है एनसीईआरटी ने, और इसमें कौन कौन सी बातें, खास बातें हम देख लेते हैं। 2017 में एक नया अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया है एमटीपी के। एमटीपी एक्ट तो पहले से ही है, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है। उसमें क्या किया गया है, कौन कौन सी कंडीशंस जो है, द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क फॉर द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन
for a grave injury, physical or mental health, or there is a substantial risk that of the child were born it would suffer from such physical and mental abnormalities as to seriously handicapped। हाँ, दो चीज़ें नई जो ऐड की हैं वो क्या क्या ऐड की है। एक तो अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने से मदर को या फिर बच्चे की जान को ख़तरा होता है तो या फिर मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो एमटीपी की परमिशन मिल सकती है। दूसरा जो है वो क्या है, अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो रहा है जो बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड है तो वो तो पेरेंट्स पर बोझ बन जाएगा और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्वालिटेटिव लाइफ नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी की परमिशन मिल सकती है। तो ये दो बातें नई ऐड हुई हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वो डेटा ऑलरेडी एमटीपी वाले कॉलम में हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी कि अभी तो इसका जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लिखा हुआ है। बात एक ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। जनरली इनको इन्फेक्शंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसमिटेड होते हैं एक दूसरे को। तो इन्फेक्शंस और डिसीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। वो बीमारियाँ या फिर इन्फेक्शन जो सेक्शुअल रिलेशन मेंटेन करने से होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बोलते हैं, एसटीआई इनको शॉर्ट में बोलते हैं। इनको और क्या बोलते हैं, वेनेरियल डिसीज़। वेनेरियल डिसीज़ का मतलब होता है रति रोग। रति रोग का मतलब क्या होता है, जो लोग मल्टीपल पार्टनर के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं उनको इन डिसीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रति रोग। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये इन्फेक्शंस होते हैं, इनके सिम्टम्स वहीं दिखाई देते हैं, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स यानी आरटीआई भी कहते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्रैकियोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, और सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड इन्फेक्शंस जो है जिसके बारे में गवर्नमेंट भी काफ़ी अवेयर कर रही है लोगों को, दैट इज़ व्हाट, HIV। और HIV एक वायरस है जिसके कारण कौन सी डिसीज़ होती है, एड्स होती है। एड्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में। लेकिन बाकी डिसीज़ के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है वो हम देख लेते हैं। सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। हाँ, कौन कौन सी तरीकों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती है उनके फैलने के 4 ही कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, एक तो इन्फेक्टेड नीडल या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो जाए, या फिर इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को होने के चांसेस होते हैं। ये 4 वजह हैं, इसके अलावा किसी और मोड से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जनरली नहीं होती हैं। अब हम बात करें कि हेपेटाइटिस और जेनाइटल हर्पीज़ और एड्स छोड़ दीजिए, इन 3 डिसीज़ को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं वो सारी की सारी क्योरेबल हैं। आगे हम बात करते हैं अर्ली सिम्टम्स की। अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होना सेक्सुअल पार्ट से, स्लाइट पेन होना, स्वेलिंग होना जेनाइटल रीजन पर। मोस्टली जो फीमेल्स होती है उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो जल्दी दिखाई नहीं देते हैं ना, वो एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं और उनसे ये दूसरों को बहुत आसानी से फैल सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, STDs हैं, उनका डिटर्मिनेशन जल्दी हो और उनका क्योर भी जल्दी हो तो आसानी से उनसे बचा जा सकता है। इन केस अगर ये लंबे चलते हैं और इनका अर्ली डायग्नोस नहीं होता है तो क्या हो सकता है, कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसको PID कहते हैं, इसके बाद एबॉर्शन हो सकता है, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर भी हो सकता है। तो ये बहुत डेंजरस कंडीशंस भी इनके कारण हो सकती है। STDs आर मेजर थ्रेट्स टू हेल्दी सोसाइटी, ये हेल्दी सोसाइटी के लिए एक थ्रेट्स होते हैं और से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो 15 से 24 साल की एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होते हैं, और 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी एज ग्रुप में होते हैं, तो वो बहुत वल्नरेबल होते हैं इन सब बीमारियों के लिए। तो इनसे बचने के लिए क्या क्या क्योर लेना चाहिए वो NCERT इन 3 पॉइंट में लिखा हुआ है। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर और अननोन पर्सन से अवॉइड करना चाहिए फिजिकल रिलेशन। सेकेंड, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, फिजिकल रिलेशन के दौरान
कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कॉन्डोम का यूज़ होना चाहिए। थर्ड वाला जो केस है वो क्या है, अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है, किसी तरह के कोई सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए और डायग्नोस कराना चाहिए और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं और अगला टॉपिक क्या है, इनफर्टिलिटी। अगेन इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो ART है, इसमें जो ART है उन पे क्वेश्चंस आता ही आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी है, जिफ्ट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ICSI है, ये सारे मेथड्स हम देखने वाले हैं। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। बिना इनफर्टिलिटी की बात करें आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं वर्ल्ड में, इवन इंडिया में, जो कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। कई बार छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है उसके कारण इनफर्टाइल होते हैं। अनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स किया जा रहा है कपल के थ्रू और फिर भी उनमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, जनरली क्या होता है 2 साल का टाइम पीरियड लिया जाता है कि 2 साल तक अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स अगर कोई कपल कर रहा है, वो चाह रहा है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जा सकता है, इनफर्टिलिटी कहा जा सकता है। अभी अगर हम बात करें कि रीज़न क्या क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, तो फिज़िकल, कॉन्जेनाइटल, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं। फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्शन वगैरह नहीं होता है, या फिर कॉन्जेनाइटल जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये ऐसी डिसऑर्डर है जिनमें फर्टिलिटी नहीं होती है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी में, इम्यूनोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इरेक्शन से रिलेटेड हो सकती है। मेल में और फीमेल में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने लग जाता है साइकोलॉजिकल वजह से। अभी अगर हम बात करें कि इंडिया में और बाकी सारी कंट्रीज़ में भी, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो इनफर्टिलिटी होती है उसके लिए किसको ब्लेम किया जाता है, जनरली फीमेल को, है ना, उनको बांझ कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 50-50% दोनों जिम्मेदार होते हैं इनफर्टिलिटी के। 50% चांसेस फीमेल में और 50% चांसेस मेल में होते हैं। फीमेल बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए कुछ % वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार तो दोनों ही हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है, मेल में भी और फीमेल में भी। उसके कई सारे कारण हैं। अगर हम बात करें ऐसे कपल्स को, है ना, जो इनफर्टाइल हैं और वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव, तो कुछ टेक्निक्स हैं जो कुछ हद तक हेल्प कर सकती है, सपोर्टिव होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। तो द कपल कुड बी assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technique। ऐसी टेक्निक्स जो वो कपल जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, जो बच्चा चाहते हैं, उनको बच्चे देने के लिए, बच्चे प्रोवाइड कराने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ में आती है उनको क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहते हैं, ART उनको शॉर्ट में कहते हैं। सबसे पहले बात हो रही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। IVF बोलते हैं इसको, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। सबसे पहले तो हमको ये समझना है IVF का फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या है, बॉडी के बाहर लेकिन बॉडी के जैसी कंडीशन, टेम्परेचर, pH और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, एसिडिक बेसिक नेचर होता है, वो सारी चीज़ें बॉडी के अंदर जैसी, जो कोई स्ट्रक्चर बॉडी के जिस पार्ट में है वहाँ जैसी कंडीशन होती, वैसा एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड कराया जाए तो हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो। लेकिन ये बॉडी के बाहर है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, इन विट्रो। इन वीवो का मतलब क्या हो गया, इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। ठीक है, कोई भी टिश्यू जो है वो सर्वाइव कर सकता है, उसके लिए जो जो पैरामीटर्स चाहिए वो अगर आपने लगा रखे हैं तो वो कंडीशन कैसी होगी, अगर बॉडी के बाहर है तो उसको क्या कहा जाएगा, इन विट्रो कंडीशन कहा जाएगा। तो इन विट्रो कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ वन ऑफ सच मेथड। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करा के एम्ब्रियो को वापस यूट्रस के अंदर या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन कौन से 2 मेथड यूज़ कर लिए गए,
एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी ईटी का यूज़ हो गया। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में करते क्या है, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, ओवम कहाँ से लेंगे, वाइफ से या फिर डोनर से, और स्पर्म जो होगा हस्बैंड से या फिर डोनर से लेके इनको कलेक्ट करते हैं और इनको किस में इन दोनों का आपस में फ्यूज़ कराते हैं, है ना, इंड्यूस फर्टिलाइजेशन कराते हैं और किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जाइगोट में। दोनों गैमेट मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। उसके बाद उस जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने देंगे, उसमें कुछ माइटोटिक डिवीज़न होंगे। अगर उसको 8 ब्लास्टोमियर तक शिफ्ट करना, 8 ब्लास्टोमियर बनने तक शिफ्ट करना है फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में अगर शिफ्ट करना है तो उसको 8 ब्लास्टोमियर तक शिफ्ट करते हैं और 32 ब्लास्टोमियर तक उसको शिफ्ट करते हैं कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। जाइगोट अगला जो मेथड है वो क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र का मतलब क्या होगा, जाइगोट को आप एंटर कर रहे हो फैलोपियन ट्यूब में, और अगर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। सिंपल सी बात है। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्दर का जो डेवलपमेंट होगा वो वैसे ही होगा जैसा इन वीवो फर्टिलाइजेशन में होता है, बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली वाली जो टेक्निक हमको दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। अगर कोई फीमेल क्या नहीं बना पा रही, फीमेल गैमेट नहीं बना पा रही है, अगर वो क्या कर सकती, फर्टिलाइजेशन कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में। तो वही सिंपल सी प्रोसेस है। डोनर से क्या लेंगे, ओवम लेंगे, मेल से उस फादर से क्या लेंगे, हस्बैंड से क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, दोनों को भेज दिया जाए फैलोपियन ट्यूब में। वो नेचुरली क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और आगे की प्रोसेस जैसे इन विवो फर्टिलाइजेशन में होती वैसी के वैसी होगी। मतलब इस मेथड में केवल गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ा जा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं कराया जा रहा है ना, आईवीएफ का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगला जो मेथड है वो क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, अगर स्पर्म काउंट कम होता है किसी मेल के सीमन में, या फिर वो जो स्पर्म होते हैं वो कैपेबल नहीं होते फ्यूज़न करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में कैथेटर से क्या कर लिया जाता है, स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है कैथेटर में, और उसके बाद जो स्पर्म होता है उसको एक माइक्रो पीपेट जो होती है उससे इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को वापस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को इंजेक्ट किया गया है साइटोप्लाज्म में, किसके, ओवम के। अगर हम बात करें अगले मेथड की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो बहुत सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, वो मेल जो क्या नहीं कर पाते हैं, नेचुरल इंसेमिनेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन को भेजा जाता है, और फिर बाकी प्रोसीजर सेम होता है। चलिए आगे अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि ये जो सारी टेक्निक है, ART टेक्निक जो है वो उसके लिए प्रोफेशनल और एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। इनके लिए एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, इसीलिए हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती है। और इसके अलावा कई लोग इमोशनल रिलीजन या सोशल फैक्टर्स के कारण इन सब टेक्निक्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमारी कंट्री में, इवन पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, है ना, और उनको अगर कोई ऑर्फनेज में है, अगर उनको कोई अडॉप्ट कर ले तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसे मेथड का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा और आपके पास बच्चा भी होगा। चलिए, तो इसी खूबसूरत सी बात पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, और अगला जो चैप्टर है बहुत जल्दी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।